Hello everyone, my name is Bhunesh Kaushik and I welcome you to my channel English with Bhunesh Kaushik. So, आज के हमारे इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके। तो यहाँ आज जो साल 2024 में अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का, तो उस एनडीए के एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर 1 था, जनरल पेपर के लिए पेपर 1 जो हुआ था, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें जो सेंटेंस कंप्लीशन वाला पार्ट है, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस भी हम लेकर आने वाले हैं जहाँ पर हम PYQs को डिस्कस करेंगे, जनरली जो हमारे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं को लेकर के। बट सबसे पहले हम एनडीए और सीडीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले हमारे इंग्लिश के पोर्शन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास नाउ। ओके, देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पर हम ग्रामर को भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम वोकैब को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही पोज्ड ब्लैंक ही पोज्ड और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब अगर इन चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा ए फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स एंड अ फ्यू मोमेंट्स। तो ये जो ए फ्यू मोमेंट्स लिखा हुआ है ये है आपका एक टाइम फ्रेज, यानी कि टाइम को बताने वाले कुछ शब्दों का समूह। ठीक है, तो अब अगर इनको दिखाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक प्रेपोजिशन का। अब प्रेपोजिशन का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसी टाइम फ्रेज को बताने के लिए आप कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, देखो इनटू होता है किसी भी चेंज को, किसी भी मूवमेंट को दिखाने के लिए, ये नहीं हो सकता। बाय टाइम को दिखाने के लिए आता है, बट वो लिमिट को दिखाता है। टाइम को दिखाता है लेकिन बाय जो है वो लिमिट को दिखाता है, और यहाँ पर हमारे पास में टाइम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विद अगर आप देखते हैं तो विद तो किसी कंपनी को शो करने के लिए होता है, किसी का साथ दिखाने के लिए होता है, किसी चीज़ के साथ है जब आपने कोई काम किया हो, तो टाइम के साथ में विद का यूज़ नहीं होता। ऑलराइट, सो फॉर दैट वे अब यहाँ पे आपके पास में सबसे क्लियर ऑप्शन जो आपके लिए करेक्ट होगा दैट इज़ 4। ठीक है, कि 4 जो है वो यूज़ किया जाता है टाइम फ्रेज को शो करने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एट नाइट आवर कार। अब यहाँ देखो अगेन दोबारा से बेटा, ऑन द हाईवे एंड ऑन द हाईवे। राइट, अगर इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं, लेट एट नाइट रात को देर के समय, आवर कार हमारी गाड़ी, हाईवे के ऊपर, अब हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर क्या हो सकता है, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, इन फ्रेजल वर्ब से आपको यहाँ पे मीनिंग फाइंड आउट करना है कि इसके लिए एक्यूरेट मीनिंग जो है वो आपका कौन सा हो सकता है। तो देखो, ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ से सेपरेट होना। ठीक है, किसी चीज़ से किसी का सेपरेट होना, तो हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर सेपरेट हो गई थी, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है बेटा या तो सडन स्टार्ट होता है किसी चीज़ का, ठीक है, सडन स्टार्ट होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो कॉमनली हम जो इस्तेमाल करते हैं ना ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना वाला जो मीनिंग है वो है किसी जगह सेंध लगाना, यानी कि जब चोरी छिपे आपके घर में जब घुस जाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ब्रेक इनटू। ठीक है, तो उसको ब्रेक इनटू कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो बेटा, ब्रोक अप या ब्रेकअप का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का इमोशनल डिटैचमेंट, किसी का इमोशनल यानी इमोशनली जब आप किसी चीज़ से अलग होते हैं, डिटैचमेंट सेपरेशन, इमोशनली जब आप किसी चीज़ से सेपरेट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकअप। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपके पास में ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का, किसी गाड़ी का, किसी चीज़ का, किसी मशीन का खराब हो जाना, दैट इज़ मैकेनिकल फेलियर। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हर देश ने ट्रीटी क्या होता है बेटा, ट्रीटी होता है संधि, ट्रीटी को हम हिंदी में कहेंगे संधि। अच्छा, ट्रीटी वर्ड के ना कुछ सिनोनिम्स हैं, ट्रीटी वर्ड को हम कहते हैं ट्रूस, सिनोनिम्स भी कर लेना बेटा। ट्रीटी को हम कहते हैं पैक्ट, ट्रीटी को ही कहा जाता है अग्रीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके सामने आता है कि इसमें भी सेम वही चीज़ है बेटा,
जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड फ्रांस, ये कॉमन चीज़ है। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का हुआ, तो डिफरेंस है यहाँ पर भी प्रपोजिशन का। अगर आप प्रपोजिशन यहाँ पर देखते हैं तो आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आएगा कि बीनीथ, एक्सेप्ट, अमंग एंड ड्यूरिंग, ठीक है। ट्रीटी, संधि हुई। अब कोई भी जो एग्रीमेंट है वो किन्हीं ना किन्हीं लोगों के बीच में साइन होगा। तो यहाँ पर आपके बीच दिया गया है कि कंट्रीज़ के बीच में ना ट्रीटी साइन हुई, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वहाँ पर जर्मनी और फ्रांस जो है वो उन्होंने क्या किया, बीनीथ, बीनीथ का मतलब वो क्या होता है बेटा, किसी लेवल से लो होना, किसी लेवल से लो होना। तो यहाँ पे लेवल की बात है, नो। नेक्स्ट है बेटा अमंग, अमंग होता है के बीच में। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अमंग जो है वो मोर देन टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन यहाँ पर तो जर्मनी एंड फ्रांस की बात चल रही है तो यहाँ नहीं हो गई। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो है वो किसी टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ड्यूरिंग किसी टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम यहाँ पे है नहीं तो यहाँ भी ये भी गलत। और एक्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, एक्सक्लूडिंग यानी कि इनको हटाते हुए, इनको छोड़ते हुए, ठीक है। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होगा, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग जर्मनी एंड फ्रांस, कि इन दोनों को हटाते हुए, ठीक है, उस संधि को, उस ट्रीटी को साइन कर लिया सभी देशों ने। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसे याद दिलाया, रिमाइंडेड याद दिलाना, तो मैंने उसे याद दिलाया क्या, देखो द लाइट्स एट नाइट, द लाइट्स एट नाइट, द लाइट्स एट नाइट एंड द लाइट्स एट नाइट। अब उससे आगे भी आपने क्या यूज़ किया है, फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है, ठीक है बेटा। तो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है तो यहाँ देखो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है बेटा, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है सेपरेट, ठीक है, अलग करना, किसी चीज़ को ब्रेक ऑफ करना यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो बेटा ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ होता है किसी को गाड़ी से किसी जगह पे छोड़ के आना। तो लाइट को आप सेपरेट कर देते हैं, नहीं होता। गाड़ी से छोड़ के आते हैं लाइट को, नहीं होगा, ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ होता है बेटा एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है आपके पास में, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल, ठीक है। कॉल ऑफ याद कर लो कि पोपटलाल है, ठीक है, कॉल ऑफ क्या है, पोपटलाल। जो आपने कैरेक्टर देखा है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो ये पोपटलाल है जो हमेशा ना तो किसी के पास कॉल करता है, ठीक है, और कॉल नहीं करता तो हमेशा वो क्या करता रहता है, कैंसिल कैंसिल करता रहता है। तो क्या आप लाइट को कैंसिल करोगे, नहीं बेटा। अब यहाँ पे आता है टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देना, या टर्न ऑफ के अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो टू स्विच ऑफ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन ए। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन, उन्होंने हमें बताया उस महिला के बारे में। अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे देखना है तो इनमें से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने होंगे। आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो आपको उससे पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हुज। हुज क्या है बेटा, हुज है एक पोजेसिव केस, पोजेसिव यानी कि अधिकार दिखाने वाला। और पोजेसिव केस के बाद आप क्या यूज़ करते हैं बेटा, पोजेसिव केस के बाद आप करते हैं एक नाउन का इस्तेमाल, जो कि यहाँ पर नहीं है, सो इसलिए ये गलत। राइट, नेक्स्ट है बेटा विच। विच जो है ना वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, विच सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। जनरली जो है वो आपको लोग कहेंगे कि विच तो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, बट विच को हम लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किसी सिलेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि कुछ में से और फिर उसको चुनना। तो सिलेक्शन की तो यहाँ पे किसी जगह पे कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब बच जाते हैं आपके पास में हु एंड हुम। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, एक आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं कि अगर सेंटेंस में किसी पर्सन की बात की जाए, ठीक है, पर्सन कौन होगा, द वुमन, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या देखने को मिले, हुम, तो ये बन जाता है आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इसके बाद में सेंटेंस में क्या यूज़ किया जाता है, न्यू पर्सन, यानी कि इसके बाद में दूसरा कोई और पर्सन आता है। हम इसी सेम पर्सन को यहाँ पे दोबारा से नहीं लिखते हैं, किसी अन्य पर्सन के बारे में हम वहाँ पे किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑलराइट, और सेम अगर इसी तरीके से देखें तो अगर हमारे पास में लिखा जाए कोई पर्सन, तो उसके बाद में हम यूज़ करते हैं हु, जो कि वहाँ पे किसकी तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और उसके बाद में आ जाती है हमारे पास में वर्ब। तो हमेशा बेटा इस स्ट्रक्चर को ज़रूर याद रखना कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस को सोल्व करने में ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत काम आता है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हुम के बाद में यहाँ पे न्यू पर्सन होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमारा गलत। और हु के बाद में यहाँ पे आपको वर्ब नजर आएगी, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। ऑलराइट, ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। I'll see you, I'll see you blank, sorry, blank नहीं, I'll see you the end of February, the end of February, the end of February and the end of February, okay।
अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा एंड ऑफ फेब्रुअरी, यहाँ पे दिखाया गया है आपको टाइम, और एंड कहा गया है, तो यानी कि वो टाइम कैसा है बेटा, फिक्स टाइम है, एक्यूरेट टाइम है। जब किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम को जब भी आप बताते हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं बेटा, एट का यूज़ करते हैं। जब भी किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स प्लेस को जब आप बताते हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, एट को यूज़ करते हैं, एट प्रपोजिशन यूज़ होती है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? और बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिसलाइक फिल्म्स, मुझे फिल्म्स जो है वो पसंद नहीं है, मुझे फिल्म्स पसंद नहीं है। अब यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होने वाला है वो किसके लिए यूज़ होगा बेटा, फिल्म्स के लिए यूज़ होने वाला है। ऑलराइट, फिल्म्स के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, तो देखो हु किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा, लिविंग के लिए। ठीक है, तो आपकी मूवीज़ लिविंग है, नहीं है सर। नेक्स्ट है हुज, अभी हमने बात की पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस हमेशा कैसे होते हैं बेटा, लिविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर भी लिविंग नहीं है। होम भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग के लिए, लिविंग यहाँ पे है ही नहीं। तो फिल्म्स के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई वी कैन यूज़ ऑप्शन नंबर बी एज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम सॉरी यूज़ नहीं, टेक द करेक्ट ऑप्शन एज बी। ठीक है, बी को हम करेक्ट ऑप्शन की तरह चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बेटा, द थीव्स डिनाइड। अब देखो यहाँ पे डिनाई जो एक वर्ब है ना, वो है हमारी एक ट्रांजिटिव। ठीक है, और एक आप ये भी कह सकते हैं कि डिनाई जो वर्ब है ना, उस वर्ब के बाद में आप फिक्स ये कह सकते हैं सॉरी, ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे इसे, वेट अ सेकंड बेटा। तो डिनाई जो है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि हम उसको इस तरीके से याद रखेंगे कि डिनाई के बाद में आपको यूज़ करना होता है जिरंड। जिरंड क्या होता है बेटा, जिरंड होता है V1 प्लस ING। इस फॉर्म को जब हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जिरंड। तो क्या डिनाई इकलौती ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं बेटा। डिनाई के साथ साथ में और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं आपके पास में, जैसे अवॉइड है, ठीक है, जैसे वर्थ हैं, तो इनके बाद में भी आप किसका यूज़ करते हैं, आप V1 प्लस ING का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हाँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं आपके पास में जिनके साथ आप जिरंड और इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस V1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं करते। तो डिनाई के बाद में क्या आना चाहिए बेटा, जिरंड आना चाहिए, यानी कि V1 प्लस ING आना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपको वहाँ पे ये इस्तेमाल करना है तो देखेंगे कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर नहीं है आपके पास में V1 प्लस ING, राइट, लेकिन बाकी में है हैविंग स्टीलिंग एंड हैविंग टू स्टील और स्टीलिंग, इनमें है। अब अगर यहाँ देखो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि हैविंग जब भी आप लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा आपको V3 का यूज़ करना पड़ेगा। हैविंग के बाद आपको हमेशा सेंटेंस करेक्ट बनाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, V3 का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा, ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाती है, लेकिन अगर हैविंग के साथ तो कुछ और लिखा जाए तो वो गलत होता है। तो देखो हैविंग के बाद क्या लिखा, टू स्टील, गलत। हैविंग के बाद क्या लिखा, स्टीलिंग, गलत। और इसीलिए आपका ऑप्शन क्या बच जाएगा, स्टीलिंग, जिसमें जिरंड भी है। और जिरंड जो वो सेंटेंस के अंदर किसकी तरह काम करते हैं, एक नाउन क्रिएट करते हैं वो। ठीक है, यानी कि स्टीलिंग यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगेन फ्रेजल वर्ब यूज़ की गई है बेटा आपके पास यहाँ पे, ड्रॉप आउट, ड्रॉप इन, ड्रॉप बिहाइंड एंड ड्रॉप अवे। ठीक है, ड्रॉप अवे का मीनिंग होता है बेटा किसी चीज़ में ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज। ठीक है, ड्रॉप बिहाइंड का हम कह सकते हैं लैग बिहाइंड, किसी से पीछे रह जाना, पीछे छूट जाना। ठीक है, और ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे, सॉरी, टू पे शॉर्ट विजिट, टू पे अ शॉर्ट विजिट, एक छोटी सी यात्रा करना, किसी से थोड़े से समय के लिए मिलने चले जाना। ऐसे ही जब आप कभी कभी दोस्तों के घर चले जाते हैं, यानी कि उनसे बस मिलने के लिए आप चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ड्रॉप इन कहलाता है। और ड्रॉप आउट होता है अपनी स्कूल या कॉलेज जो आपकी एजुकेशन है, और जनरली आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे आप छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को आप कहते हैं ड्रॉप आउट, बीच में ही छोड़ देना। ठीक है, लेकिन जनरली इस वर्ड का इस्तेमाल स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को आगे देखते हैं तो आपको नजर आएगा टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, कि घर आते हुए क्या आप सुनीता से आप कुछ समय के लिए मिले थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे एक्यूरेट मीनिंग आपके लिए यही आ सकता है कि क्या आप उससे मिले थे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी सही होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे, सो दैट इज वुड यू लाइक। देखो
वुड यू लाइक जो है वो एक फ्रेज़ है, यानी कि मॉडल वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुई, लाइक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और जब टू यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद आना चाहिए V1। अगर यहाँ पे V1 इस्तेमाल होना चाहिए तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं पे गलत हो जाता है। सेकंड, अगर आप देखें यहाँ पे मेट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पे ये भी गलत होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मीट एंड मीट, यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में आपको V1 दिखाई देती है, लेकिन जब ये यहाँ पे V1 है तो ये भी देखना होगा कि मीट जो है वो है एक ट्रांजिटिव वर्ब। मीट जो है वो है एक ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपने साथ में डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ना कि कोई प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या यूज़ होता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ना कि कोई प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन तो इसमें है, तो इसलिए ये गलत और ये सही, राइट। तो इसी तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही हम आने वाले क्लासेस के अंदर सबसे पहले इसी एनडी के पेपर को हम 1 बाय 1 सेक्शन वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। फिर जैसे कि जो भी हमारी डिमांड्स होंगी तो वैसे उसी तरीके से हम पिछले भी कुछ सालों के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। और आई होप कि जो सितंबर का जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश का पोर्शन एटलीस्ट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आपको अगर CDS या NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसमें सबसे मेजर जो स्कोरिंग पार्ट है आपका वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है बेटा, ठीक है। तो इंग्लिश के पोर्शन में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।